आज हम स्टार्ट करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दिया था मेरे प्रीवियस वीडियो में। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स एज 0.34 नैनोमीटर। दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर को होता है। इफ़ द लेंथ ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज़ अ टिपिकल मेमेलियन सेल इज़ कैलकुलेटेड by multiplying the total number of base pair with the distance between the two consecutive base pair। अगर हमें अपनी डीएनए की लेंथ पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे? जो दो डीएनए बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको प्लस टोटल कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है उनको उससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक अपने डीएनए की लेंथ पता चल जाएगी। ओके, नाउ इफ द लेंथ in prokaryotes such as E. coli, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell। जो प्रोकैरियोट होते हैं जैसे कि ई कोलाई है, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, बट फिर भी जो डीएनए होता है वो थ्रू आउट सेल स्कैटर्ड नहीं होता है, फैला नहीं होता है। डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स इन अ रीजन टर्म एज न्यूक्लियोइड। डीएनए जो है उसमें निगेटिवली चार्ज होता है, पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो प्रोटीन्स के साथ में कंबाइंड रहता है, कंबाइंड फॉर्म में रहता है। इसलिए जो डीएनए होता है वो उसको हम इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लार्ज लूप्स हेल्ड बाय द प्रोटीन। जो डीएनए होता है वो प्रोटीन्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, लार्ज लूप जो प्रोटीन होता है उनके बीच में प्रेजेंट रहता है। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स। अगर अब हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये और थोड़ी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। देयर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें हिस्टोन्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acid residues with the charge side chains। जो प्रोटीन्स में जो चार्जेस होते हैं वो एमिनो एसिड्स के रेसिड्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यूज सच एस लाइसिन एंड आर्गिनिन्स। जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनमें एमिनो एसिड्स जो पाए जाते हैं वो ज़्यादातर लाइसिन्स और आर्गिनिन्स होते हैं। ये बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं। बोथ द एमिनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्जेस इन दियर साइड चेन। ये जो दोनों एमिनो एसिड्स होते हैं उनकी जो साइड चेन में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हिस्टोन और ऑक्टोमर। जो हिस्टोन जो होते हैं वो उनके कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हम ऑक्टामर कहते हैं। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। जो निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो इन पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा होता है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स कंटेन 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। अगर न्यूक्लियोसोम की बात करें तो इनमें लगभग जो है 200 बेस पेयर के करीब पाए जाते हैं एक डीएनए हेलिक्स के। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड द क्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम में जो है कुछ एक तरीके की रिपीटिंग यूनिट ऑफ वो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। ये कैसे होते हैं? दे आर थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज सीन इन द न्यूक्लियस। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो उनकी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन्स आर सीन एज बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। जैसे कि धागे में छोटे छोटे अगर मोती पड़े हों उस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है इनका न्यूक्लियोसोम्स का होता है जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज। ये जो बीड्स होते हैं स्ट्रिंग्स में क्रोमेटिन में, ये क्रोमेटिन फाइबर्स में, ये मेटाफेज स्टेज पे क्या होते हैं? कंडेंस्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, ताकि ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर सके। क्रोमेटिड्स जब मिलते हैं तो क्रोमोसोम्स बनाते हैं। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट कलेक्टिवली आर रेफर्ड टू एज
नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। क्रोमोसोम बनाने में और प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, तो उस टाइम पे उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन्स आर लूजली पैक्ड एंड स्टेज लाइट। जो टिपिकल न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो क्रोमेटिन के कुछ जो होते हैं जहाँ पे वो लूजली पैक्ड होते हैं वहाँ पे लाइट स्टेन होते हैं और उनको यूक्रोमेटिन कहते हैं, जबकि कुछ जो स्ट्रक्चर में कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो डेंसली पैक्ड होते हैं, तो वहाँ के स्टेज जो डार्क होते हैं उनको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। यानी क्रोमोसोम में यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। यूक्रोमेटिन जहाँ पे लूजली पैक्ड होते हैं क्रोमेटिन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड हो, और हेट्रोक्रोमेटिन जहाँ पे डेंस क्रोमेटिन जो है वो डेंसली पैक्ड हो। यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव क्रोमेटिन वेयरएस इन हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो एक एक्टिव प्रोटीन क्रोमेटिन्स हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो इनएक्टिव क्रोमेटिन्स हैं। ओके Okay. Now the search for the genetic material. Even though the discovery of nucleon by Meschter and the proposition for the principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA act as a genetic material took long to be discovered and proven by 1926. जो मेस्चर थे और जो मेंडल्स थे उन्होंने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही जो है न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी की थी, और ये बताया था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इनहेरिटेंस के लिए जेनेटिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, पर जो इनकी जो क्वेस्ट थी टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक इनहेरिटेंस हैज़ रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल। Previous discoveries by the George Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed to search to the chromosome located in the nucleus of the most cells. ज़्यादातर लोगों ने इतना तक तो समझ लिया था कि जो सेल के जो न्यूक्लियस है वहाँ पे ही कुछ इस तरीके के जेनेटिक मटेरियल है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि मतलब इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर इनकी खोज उस टाइम तक डिस्कवर नहीं होती। Now, transforming principle. In 1928, Frederick Griffith, in a series of experiments with the Streptococcus pneumoniae bacterium, which is responsible for the pneumonia, witnessed a miraculous transformation in the bacteria. 1928 में जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ थे उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस की और न्यूमोनिया के ऊपर जो है एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा बैक्टीरिया के अंदर। उनके इस एक्सपेरिमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया था वो अपने फिजिकल फॉर्म में चेंज हो रहा था। ठीक है, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। तो जब स्ट्रेप्टोकोकस जो न्यूमोनिया को जब हम लोग आर्टिफिशियली जो वो कल्चर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ तो जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ आ रही थी वो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज़ प्रोड्यूस कर रही थी, जबकि कुछ जो है रफ कॉलोनीज़ प्रोड्यूस कर रही थी। दिस इज़ बिकॉज द स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव ए म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट। जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया यानी जो स्मूथ वाले थे उनकी में पॉलीसेक्राइड की कोटिंग थी, जबकि जो रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज थे उनमें पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट नहीं था। माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन डाई फ्रॉम द निमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। तो जब उन्होंने उस माइस को जो है दो तरीके के स्ट्रेन्स के साथ में जब माइस को उन्होंने इंजेक्ट किया तो जो स्ट्रेन जो एस स्ट्रेन वाले थे तो उससे जो माइस को इन्फेक्शन निमोनिया को इन्फेक्शन नहीं हुआ, पर जो आर स्ट्रेन वाले थे उनसे जब माइस से इन्फेक्शन कराया जाए तो जो माइस थी उसमें निमोनिया की स्टेज डेवलप हो गए और उनको निमोनिया कॉज हो गया। देखिए इसमें दिखा हुआ है ऐसे स्ट्रेन जो है जब इसको इंजेक्ट किया गया माइस में तो माइस जो थी वो मर गई, और जो आर स्ट्रेन वाले थे जब उसको इंजेक्ट किया था तो माइस जो है वो मतलब जिंदा थी।
ठीक है, यानी कि जो एस स्ट्रेन वाले थे वो इन्फेक्शन कॉज करने वाले थे और जो आर स्ट्रेन वाले थे वो इन्फेक्शन कॉज करने वाले नहीं थे। Griffith was able to kill bacteria by heating them. He observed that heat-killed S strain bacteria injected into mice did not kill them. When he injected a mixture of heat-killed S and live R bacteria, the mice died. Moreover, he recovered living X bacteria from the dead mice. देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एस स्ट्रेन था उनके बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया और तब उसके बाद उस स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जो थी वो लिव थी, मतलब ज़िंदा थी। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड बैक्टीरिया को लिए और जो आर स्ट्रेन जो थे जो लाइव बैक्टीरिया थे उनको लिया और इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस जो थी उस समय मर गई। उन्होंने जब उसको देखा, माइस के अंदर स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि एस बैक्टीरिया जो थे वो डेड माइस में प्रेजेंट थे। तो फ्रॉम हिज स्टडीज़ इन एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड सम हाउ बीन ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि जो कुछ आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे वो कुछ जो है ट्रांसफॉर्म्ड हो गए थे हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल transformed from the heat kill S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. तो जो S strain heat killed S strain वाले जो बैक्टीरियाज थे उन्होंने R strain वाले बैक्टीरियाज में अपनी कुछ कंपोनेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जिससे कि जो R strain वाले थे वो स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोटिंग बनाने लगे और वो वायरुलेंट हो गए थे। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने स्मूथ वालों ने अपने जेनेटिक मटेरियल आर वालों को ट्रांसफ़र कर दिया था। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। बट हाँ, इस एक्सपेरिमेंट से बायोकेमिकल नेचर जो है जेनेटिक मटेरियल का उसको डिफाइन नहीं किया जा सका था। ओके, नाउ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन of transforming principle. Prior to the work of the Oswald Avery, Colin McCullough and Maclean McCarthy, the genetic material was thought to be a protein. तो जो अर्लियर जो था जो जेनेटिक मटेरियल को सोचा जाता था कि वो एक प्रोटीन है। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट्स पे वर्क किया। दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल्स protein, DNA, RNA, extra from the heat-killed S cells to see what one should transform live R cells into S cells. They discovered that DNA alone from the S bacteria caused R bacteria to become transformed. उन्होंने बायोकेमिकल्स जैसे कि प्रोटीन, DNA, RNA एक्स्ट्रा सबको जो है अलग किया और उन्होंने देखा कि कुछ जो चीज़ जो ट्रांसफ़र हुई थी आर्ट सेल में रफ सेल से एस सेल्स में वो थी DNA। ठीक है, तो जो स्मूथ बैक्टीरिया जो था वो जो आर बैक्टीरिया को जो ट्रांसफॉर्म कर रहा था वो DNA की वजह से कर रहा था। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस and RNA digesting enzyme RNAs did not affect our transformation. उन्होंने ये भी देखा कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि प्रोटीएजेस था और RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम थे ये किसी तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहे थे। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस वाज नॉट अ प्रोटीन और RNA। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था वो प्रोटीन नहीं था और RNA भी नहीं था। तो डाइजेशन विद DNAs डिड नॉट इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन। जब DNAs जो के द्वारा जो डाइजेशन हुआ उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट यानी कि रोका नहीं। इससे ये पता चलता था कि द DNA कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, कि DNA के द्वारा ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो दे कंक्लूडेड दैट DNA इज़ द हेरिडिटी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वॉज कन्विंस्ड। तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ प्रूव करी कि जो DNA था वही हेरिडिटी मटेरियल था,
जबकि लेकिन कुछ साइंटिस्ट अभी भी उनसे इनकी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हुए थे। नाउ द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल इन डीएनए जो है ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। तो एक बार हम इसका जो भी मैंने आपको पढ़ाया है एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देती हूँ। पहला तो हम जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार फिर से। पैकेजिंग ऑफ डी जो ई कोलाई का स्ट्रक्चर है उसमें आप देख सकते हो H1 प्रोटीन्स है, हिस्टोमन है, ऑक्टोमर है, ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। जबकि एक न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें 200 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम जो होता है उनमें रिपीटिंग यूनिट्स होती है स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियस में, उनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर बॉडीज़ हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर देखे जाते हैं। न्यूक्लियोसोम जो है क्रोमेटिन में ऐसा लगता है जैसे स्ट्रिंग्स में बीड्स होती हूँ, ठीक है। द बीड्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर दैट आर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज। यही जो बीड लाइक स्ट्रक्चर यानी जो क्रोमेटिन होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर पैक्ड होते हैं, कॉइल्ड होते हैं और कंडेंस्ड हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज में ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, और इसके बाद वो क्रोमोसोम बनाते हैं। जब क्रोमेटिन की जो पैकेजिंग होती है वो हायर लेवल पे होती है तो उसको एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो ये एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। जो एक टिपिकल न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो है दो तरीके के रीजन पाए जाते हैं जहाँ पे क्रोमेटिन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, तो ऐसी साइट को हम यू क्रोमेटिन कहते हैं। और जहाँ पे जो क्रोमेटिन्स होते हैं डेंसली पैक्ड होते हैं उस साइट को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल की सर्च किस तरीके से हुई थी? तो जेनेटिक मटेरियल की सर्च के लिए जो मेंडल्स थे और जो मैनचेस्टर थे उन्होंने जो है एक सेम टाइम पे ही इस फैक्टर्स के बारे में बताया था जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इनहेरिटेंस के लिए। उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसी चीज़ ऐसी है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, पर ये नहीं समझ में आया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आई थी। फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो ग्रिफ थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे। ये जो एक बैक्टीरिया है जो कि न्यूमोनिया क्लास कॉज करता है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को जो है कॉलोनीज़ उनकी ग्रो की, और उन्होंने कॉलोनीज़ जब ग्रो की तो उन्हें दो तरीके के बैक्टीरियाज मिले, एक स्मूथ और दूसरे रफ़। तो जो स्मूथ वाले थे वो उनमें पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी, जबकि जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज थे उनमें पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं थी। तो अगर जब हमने देखा उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज को के स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा जो माइस थी वो मर गई थी, और वही जब आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को जब उन्होंने इंजेक्ट किया माइस को तो जो माइस थी वो जिंदा थी, ठीक है। ग्रिफ ने क्या किया कि उन्होंने फिर अगेन दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो बैक्टीरिया था उसको हीटिंग से किल कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि जब वो हीट किल्ड एज स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को उन्होंने माइस के साथ माइस में इंजेक्ट किया तो उस समय माइस जो है वो नहीं मरी, बट जब उन्होंने एज स्ट्रेन बैक्टीरिया यानी हीट किल्ड बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को आपस में मिला गया और मिला के उसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जो थी वो मर गई थी। तो इससे क्या प्रूव हुआ था, इससे ये उन्होंने कंक्लूड किया कि जो आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया है उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हीट किल्ड एज स्ट्रेन बैक्टीरियाज का। उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में उन्होंने ये देखा जो एस स्ट्रेन के कुछ बैक्टीरियाज थे उन्होंने कुछ अपनी ऐसी कोई चीज़ थी जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज को ट्रांसफ़र कर दी थी, जिसकी वजह से वो भी पॉलीसेकेराइड की कोटिंग बनाने लगे थे और वो वायरुलेंट हो गए थे, जिसकी वजह से जो माइट्स थी वो मर गई थी दोबारा आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज के होने के बावजूद, ठीक है। बट उस समय उनका बायोकेमिकल नेचर उस समय उनको पता नहीं चल पाया था। फिर इस थ्योरी में आगे बढ़ते हुए जो कुछ साइंटिस्ट थे
उन्होंने जो है बायोकेमिकल इनके बारे में पता लगाने की कोशिश करी कि ऐसी क्या चीज़ थी ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने बायोकेमिकल्स यानी कि प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा जो हीट किल्ड बैक्टीरिया थे एसएल के, उन्होंने उसको स्टडी करा और उन्होंने स्टडी करके ये निकाला जो डीएनए था वही जो है एस बैक्टीरिया अपने वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करा था, अपनी वो चीज़ों को ट्रांसफ़र करे थे। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। उन्होंने कैसे पता किया, उन्होंने क्या किया था, दे ऑल्सो डिस्कवर्ड कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने जब उसमें एंजाइम्स डाले, प्रोटीजेज और आरएनए एंजाइम डाले, तो देखा कि उस ट्रांसफॉर्मेशन में किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब उन्होंने डीएनएस डाले तो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गया था। तो इसका मतलब ये था कि जो डीएनए था कि डीएनए ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन को कॉज कर रहा था। जब डीएनए इनहिबिट हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, बाकी में डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन जब डीएनए को डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि जो डीएनए ही है वही हेरिडिटी मटेरियल है। बट कुछ जो साइंटिस्ट है उनकी इस थ्योरी से अभी तक कन्विंस्ड नहीं हुए थे। अब द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। टिल दैट टाइम मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए एंड मेक्स नोट्स ऑफ इट। थैंक यू।